गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस हम अपनी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन कर रहे थे, तो इसमें मैं ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके PT 365 इकोनॉमी की अलग से बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ये करती हैं किसी भी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनको रेट करती हैं। किस बेसिस पे एक रेट करती हैं कि हाँ यार इसकी फंक्शनिंग कैसी है या इसका डिफ़ॉल्ट होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं, रेट करती है। तो इससे क्या है, इन्वेस्टर्स को मदद मिल जाती है कि हाँ यार मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा पैसा वहाँ सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो यही काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का कि कंपनीज़ को रेटिंग देने का। इसमें क्या है, इंडिया की भी अलग है, डोमेस्टिकली है, ठीक है, और इंटरनेशनल भी है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मूडीज़ हैं, ये मेनली इंटरनेशनल की है, वो क्रेडिट हमारी इंडिया की कंपनीज़ को रेट करती है। ठीक है, उसी तरह इंडिया की अलग है। चलो ये हम सब पढ़ेंगे, तो ज़रा देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। अभी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के लिए कुछ वाइडर नॉर्म्स क्या किए हैं, सेट किए हैं। मतलब कि जो नॉर्म्स पहले थे उनको क्या किया है, उनको थोड़ा दायरा उनका बढ़ाया है। और देख लेते हैं क्या न्यूज़ में किया है। SEBI ने क्या किया है, एक और मैकेनिज्म लेके आया है। इसके अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्हें पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट में है, मतलब कि कौन सी कंपनी डिफ़ॉल्ट होने वाली हैं, तो उन्हें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो, इट इंट्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म अंडर विच रेटिंग एजेंसीज हैव टू डिस्क्लोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट फॉर द इशूज़ दे रेट बाय द December 2019। ठीक है, इसमें क्या है, आपको यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट का टाइमली हम ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ यार अर्ली अगर हम ट्रैक कर सकते हैं तो हम क्या होएगा, आने वाले जो डिफ़ॉल्ट हैं या फिर कंपनी मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि हाँ यार आपका पैसा सुरक्षित है। ठीक है, तो अर्ली मतलब कि टाइमली हमें रिकॉग्निशन हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन है। देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जो रेगुलेट करता है वो हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। तो जरा देख लेते हैं, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1919 ये एम्पावर करता है SEBI को कि वो CRA को क्या करे, रेगुलेट करे। एज पर द रेगुलेशन CRA क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिफाइंड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज एंगेज्ड इन और प्रपोजेस टू बी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। रेट करती हैं ये मेनली ऑफर्ड बाय अ वे ऑफ पब्लिक और राइट्स इशू। जो SEBI क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999 है वो बी प्रोवाइड फॉर अ डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेटरी रिजाइम वेयर द एजेंसीज, जहाँ एजेंसीज को रिक्वायर करना होगा, मतलब कि उन्हें बताना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कि वो क्या क्राइटेरिया यूज़ करती हैं जब किसी भी कंपनी को रेट करती हैं, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करती हैं, और किस रिकॉग्निशन पे आप किसी कंपनी को अगर डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो क्या पॉलिसी है वो आपको बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, या फिर वो क्या गाइडलाइंस यूज़ करती हैं ऑन डीलिंग विद द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंडिया में जो 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो SEBI के साथ रजिस्टर्ड है, देखो आप इसका नाम देख सकते हो, क्रिसिल, ICRA, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एसमीरा एंड इन्फोमेरिक्स एंड रिक्वेस्ट, ये हमारी डोमेस्टिक है इंडिया की। बाकी जो मूडीज़ है वो हमारी इंटरनेशनल है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। देखो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड होता क्या है। देखो, गवर्नमेंट है, ठीक है, सपोज करो गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू कर रही है। अभी क्यों बॉन्ड इशू करेगी, क्योंकि इसे पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सपोज करो अभी इसे 1000 रुपये चाहिए, तो इसने क्या करा, 1000 रुपये का बॉन्ड क्या कर दिया, इशू कर दिया। अब ये करेगा, ये कोई ए बंदा है, ये पैसे क्या करेगा, ये बॉन्ड ले लेगा और इसको 1000 रुपये क्या कर देगा, दे देगा गवर्नमेंट को। तो ये बॉन्ड देने का मतलब ये है कि हाँ ये एक तरह का सिक्योरिटी है कि हाँ आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, मतलब कि एक टाइम के बाद आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही होता है बॉन्ड। ठीक है, तो RBI ने अभी क्या किया, एक टास्क फोर्स को सेटअप किया किसके अंडर, TR मनोहर रनाड के अंदर, ताकि हम ये एग्जामिन करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉर्पोरेट लोन्स की। ठीक है, देखो और क्यों था ये न्यूज़ में, इसने सजेस्ट किया कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को हम क्रिएट करेंगे जो क्या करेगी, सेकेंडरी मार्केट में मैनेज करेगी। ठीक है, और सारे जो भी अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स हैं या जो रेट्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में क्या करेगी, डेवलप करेगी, उनके परचेज और सेल के, किसके, कॉर्पोरेट लोन्स के। अब जरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पढ़ लेते हैं, वैसे मैं आपको बता चुकी पर फिर भी पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है, डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं। डेब्ट सिक्योरिटीज़ है, आपने पैसा तो उधार लिया है ना, तो उसके बदले में तो आपने सिक्योरिटी दी है ना। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज़ होते हैं, किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, प्राइवेट या पब्लिक दोनों कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किए जा सकते हैं। जो कंपनी इशू करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू रेज मनी फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज। अब वो पैसा क्यों
करेगी, क्योंकि यार उससे कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, या तो वो किसी न्यू प्लांट में इन्वेस्ट करेगी, या परचेजिंग कोई इक्विपमेंट परचेज करने में क्या लगेगी, या किसी बिजनेस को ग्रो करने में वो अपना पैसा क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। पहले एक HR खान कमेटी हमने बैठाई थी, उसकी रिकमेंडेशन पे हमने कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में क्या करी थी, डेवलपमेंट करी थी। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे कुछ मेजर्स इन बजट 2019-20 ताकि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को किस तरह से डेवलप कर सके। इन्होंने बताया कि डीपनिंग मार्केट फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपोज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या है, देखो अब हम खुद जाते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं कि यार चलो ठीक है मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब इन्वेस्टर को ये भी तो है ना कि हाँ मेरा पैसा सेफ रहे। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है कि आपका पैसा सेफ रहे, तो ये एक तरह का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है कि आपका जो पैसा है वो सेफ ही रहेगा, ठीक है। जिस तरह से सपोज करो ये एस्क्रो अकाउंट है, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। देखो ये बिल्डर होता है, रियल इस्टेट वाले बिल्डर है, ठीक है, और ये कस्टमर इसने बोल दिया कि ठीक है, इसने बोल दिया कि ठीक है मैं आपको ये फ्लैट दे दूंगा, अभी इसने पहले ही पैसे दे दिए एडवांस में, ठीक है कुछ, तो यार इसको भी डर रहेगा कि यार पता नहीं बिल्डर कहीं भाग ना जाए, और इसे भी डर रहेगा कि हाँ यार पता नहीं यार बाद के पैसे दे ना दे, तो बीच में एक एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं। तो एस्क्रो अकाउंट का मतलब एस्क्रो अकाउंट यही करता है, इन दोनों का जो डर होता है ना वो दूर करता है। उसी तरह जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है ना वो यही करता है, जो इन्वेस्टर का जो डर है ना कि हाँ यार कहीं मेरे पैसे ना लूज़ ना हो जाए, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसमें क्या किया था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, देखो गाइस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो फॉरेन का बंदा, इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अगर शेयर मार्केट, सिर्फ शेयर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी अलाउड किया है कि आप क्या कर सकते हो, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। क्रेडिट गारंटी एनहेंसमेंट कॉरपोरेशन फॉर विच रेगुलेशन हैव बीन नोटिफाइड बाय RBI विल बी सेटअप, इसको भी सेटअप किया जाएगा, क्रेडिट गारंटी एनहेंसमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी रेगुलेशन कौन नोटिफाई करेगा, RBI के, ठीक है। ये क्या करेगी, आपकी बॉन्ड के लिए क्या करेगी, गारंटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हम जो सोशल एंटरप्राइजेज या जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कैपिटल क्या करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या एज अ शेयर या डेप्ट या फिर म्यूचुअल फंड्स की तरह वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब RBI ने क्या किया है, जैसे अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए कुछ लिमिट रखी है, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट या किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रखिए, एक लिमिट रखिए कि हाँ आप इतने इन्वेस्टमेंट लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। करंट नॉर्म्स के अंदर क्या है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है FPI के द्वारा वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब सपोज करो अगर कोई बॉन्ड ही 100 करोड़ रुपये का है तो आप मैक्सिमम बस 20 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लिमिट लगाइए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म का जो बॉन्ड हो उसमें, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के लोन हो, ठीक है। ये सेम नॉर्म्स किस पे भी लागू होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी, ठीक है। RBI ने लेकिन कुछ रिलैक्सेशन दिए किसमें, वॉलंटरी रिटेंशन रूट में, वॉलंटरी रिटेंशन रूट फॉर FPI इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट, ठीक है। देखो जो वॉलंटरी रिटेंशन रूट है एक सेपरेट चैनल है जिसमें क्या है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्ट मार्केट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसमें क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है उसके कोई ज़्यादा रेगुलेटरी नॉर्म्स नहीं है, जो भी मतलब कि जैसे SEBI ने या RBI ने जो भी नॉर्म्स ये हैं ये कोई एप्लीकेबल इसमें नहीं है, ठीक है, ना कोई मिनिमम परसेंटेज की ऐसी लिमिट है। हाँ लेकिन मिनिमम रिटेंशन पीरियड है कि हाँ आपको 3 साल के लिए करना है, एज जो कि RBI ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैप ये है कि अगर आप इसके थ्रू वॉलंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू आते हो तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट कैप है वो भी डबल कर दी है, वो 1.5 लाख करोड़ कर दिया, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, और जो पहले जो HR खान कमेटी थी उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, फिर गवर्नमेंट ने उसमें क्या क्या काम किया, ठीक है। फिर हमने ये भी बोला कि कितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलाउड है, इन्वेस्टमेंट क्या लिमिट है, फिर हमने ये भी देखा कि जो वॉलंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू क्या उस पर लिमिट्स हैं, ठीक है। अब और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। देखो गाइज बॉन्ड यील्ड मैं आपको एक बिल्कुल सरल शब्दों में समझाती हूँ, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। देखो आपने कोई बॉन्ड इशू किया, मैंने 100 करोड़ का बॉन्ड इशू किया, तो 100 रुपये मान लो आप सिर्फ, ठीक है, 100 रुपये का मैंने बॉन्ड इशू किया तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 100 रुपये, ठीक है। अब इस पर कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट। सपोज करो मैंने 10 रुपये का क्या किया इसमें इंटरेस्ट रेट, तो बॉन्ड यील्ड क्या होएगी, कूपन रेट अपॉन फेस वैल्यू, मतलब कि 10 रुपये अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड यील्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। बॉन्ड यील्ड इज नथिंग, इट इज द डिवीजन ऑफ कूपन रेट अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है। तो इंडिया में क्या है,
इन इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स फॉर, अभी देखने को मिला जो गवर्नमेंट की बॉन्ड की यील्ड है वो क्या हुई है, गिर रही है शार्पली इन द वेक ऑफ यूनियन बजट। देखो बॉन्ड क्या होता है, वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, बॉन्ड क्या होता है, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है या फिर कंपनी को इशू करती है ताकि हम क्या कर सकें, फंड्स को रेज कर सकें, एंड हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा हो। हर बॉन्ड की कोई एक प्राइस फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, और जो उस पर एनुअल इंटरेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कूपन पेमेंट बोलते हैं। लेटर जब बॉन्ड को ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में तो उसकी क्या प्राइस फ्लक्चुएट होएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होएगा, अब प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस वजह से जो डिमांड होती है इंस्ट्रूमेंट की, मतलब कि बॉन्ड की, वो क्या घटती है बढ़ती रहती है, ठीक है। जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो प्रॉफिट पे आता है जो बॉन्ड अर्न करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड, जिसे कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडिंग द बॉन्ड कूपन इट बाय इट्स फेस वैल्यू। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो बॉन्ड यील्ड का क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कूपन प्राइस, मतलब कि बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, ठीक है। ये याद कर लो क्योंकि यूपीएससी में पहले पूछा हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बोर्ड जिसे हम G-SEC भी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। देखो मेनली जो ट्रेजरी बिल होता है वो हम लेस देन 1 ईयर के लिए इशू करते हैं, जो बॉन्ड शॉर्ट पीरियड के लिए हम इशू करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ सॉवरेन गारंटी भी होते हैं और इसको सेफेस्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड जैसे शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये माना जाता है। देखो जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो, ठीक है, तो क्या करता है, प्रेफर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बॉन्ड्स निकालती है, ठीक है। अब क्योंकि उसके उस वक्त क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्राइस बढ़ेगा तो क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। अब किसी का बॉन्ड प्राइस बढ़ गया क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी तो प्राइस ही बढ़ गया, तो बॉन्ड यील्ड क्या उसकी घटी। तो अभी हमने कुछ सालों में पहले ये देखा कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड की प्राइस बढ़ रहे हैं, इस वजह से ही उनकी यील्ड घट रही है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि, और बाकी इन्होंने बोल दिया ऑन द अदर हैंड जब इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बना देती है। इंटरेस्ट रेट होता है तो जिस वजह से उनके जो बॉन्ड प्राइस हैं उनकी डिमांड घट जाती है। अब डिमांड घटेगी तो प्राइस भी घटेगी, तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड इस तरह से एक यूजफुल पैरामीटर है कि इस तरह से हम इकोनॉमिक हेल्थ को असेस कर सकें। सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, ठीक है। और ठीक है, आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। यील्ड कर्व, देखो यील्ड कर्व भी कुछ नहीं है, बॉन्ड यील्ड आपने पढ़ लिया। तो ये ग्राफ है कि हाँ हर टाइम में मतलब कि इस तरह से किया है कि यार चलो ठीक है, इस समय में किस तरह से जो बॉन्ड यील्ड है बढ़ी है। अगर आज ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, तो किस तरह से मेरी टाइम वाइज क्या है जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, ठीक है। अगर तो मेरी हर साल क्या है टाइम के साथ बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो उसे मैं बोलूँगी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अगर मेरी इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, मेरी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर मेरी क्या है घट रही है तो इसका मतलब क्या होएगा, मेरा जो यील्ड कर्व है वो क्या होएगा, फ्लैट होएगा। इकोनॉमी क्या करेगी, सिर्फ मार्जिनली वो कर रही है। और अगर मेरी इकोनॉमी बिल्कुल, एक सेकेंड यार आप पढ़ लो, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, बात मैंने आपको सही समझाई है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यील्ड फॉर बॉन्ड ओवर द डिफरेंट टाइम होरिजन। टर्म इज नॉर्मली यूज फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच केम विद द सेम sovereign गारंटी। इफ़ द बॉन्ड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू ग्रो नॉर्मली, यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। वही बात मैंने आपको बोल दिया, अगर इकोनॉमी मार्जिनली ग्रो कर रही है तो यील्ड कर्व फ्लैट होगी, और अगर यील्ड कर्व इन्वर्टेड है इसका मतलब इकोनॉमी क्या है, स्लो डाउन जाने वाली है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जो बॉन्ड्स लॉन्ग पीरियड के होते हैं ना उन पे हमें इंटरेस्ट उतना ज़्यादा मिलता है, यील्ड हमारी उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे जो लॉन्गर पीरियड के जो बॉन्ड है उस पर हमें यील्ड कम मिल रही है, जबकि जो शॉर्टर पीरियड के बॉन्ड है उन पर हमारी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन, ठीक है। तो आप पढ़ लो इसे, ठीक है, आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा। Yield inversion happens when the yield on a longer tenor period becomes less than yield for a shorter tenor period, ठीक है। ये yield inversion कब होता है, जबकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना yield inversion का मतलब कि ये साइन ऑफ किसका है, रिसेशन का एक साइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, देखो ये कॉमन ट्रस्टी कंपनी है, ये मैनेज करती है और ऑपरेट करती है वेरियस जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड्स को। ये किसके द्वारा सेटअप किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया। अब देखो मसाला बॉन्ड्स क्या होता है, देखो मसाला बॉन्ड्स क्या होता है, मेनली जो इंडिया क्या करती है, जो फॉरेन कंपनी में अपने बॉन्ड जब इशू करती है ना तो उसे हम मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं, दैट्स इट, और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ना अपने मसाला बॉन्ड्स इशू करे हैं, ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट में ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है।
कितने साल के लिए? 10 साल के, ये 10 साल के लिए किया है। जो इस बॉन्ड की जो लाइफ है वो 10 साल की है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लिस्ट किया इट्स 10 ईयर मसाला बॉन्ड, जिसकी कीमत है 850 करोड़ ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है। और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। जो ADBS के मसाला बॉन्ड है उन्हें 2 जगह लिस्ट किया गया है, एक लक्समबर्ग एक्सचेंज में और एक इंडिया के इंटरनेशनल एक्सचेंज में किया गया है, ठीक है। ये पहली टाइम ऐसा है कि जब किसी फॉरेन इशूअर ने भी क्या किया है हमारे साथ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ क्या किया, लिस्ट किया। जैसे किसने किया? लक्समबर्ग ने किया। इट विल प्रमोट द गिफ्ट IFSC एज अ ग्लोबल हब फॉर फंड रेजिंग बाय इंडियन एंड फॉरेन इशूअर, ठीक है। मसाला बॉन्ड्स के बारे में क्या पढ़ लेते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जिस फंड्स को हम रेज करते हैं ओवरसीज़ मार्केट में इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। किसमें? इंडियन रुपीज़ में। कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी या कोई भी इंडियन बैंक है वो एलिजिबल है कि वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इशू कर सकता है। जो पहला मसाला बॉन्ड जो इशू किया था वो 2014 में किया था। किसने किया था? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। क्यों किया था? क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। जो भी मनी इस बॉन्ड्स के थ्रू रेज होती है उससे हम रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अदर देन अगर आपको कोई डेवलपमेंटल काम है जैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते। ना ही इन पैसों को आप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स में या किसी लैंड को परचेज करने में या ऑन लैंडिंग टू अदर एंटिटीज़ फॉर सच एक्टिविटीज़ और सेट इट अबव। ये देखो, ये बॉन्ड्स आप कौन इशू कर सकता है और कहाँ इशू कर सकते हो? वही कंट्री इशू कर सकती है और दूसरी कंट्री में उसी कंट्री में इशू कर सकते हो अगर दोनों कंट्रीज़ क्या हैं? FATF की मेंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अगर दोनों कंट्रीज़ मेंबर हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। These members can only be issued in a country and can only be subscribed by a resident of Financial Action Task Force member countries only और जिसकी जो सिक्योरिटी मार्केट जो रेगुलेट करती है वो किसकी सिग्नेटरी हो? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। जो मसाला बॉन्ड्स हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? वो किसके अंडर रेगुलेट होते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के अंडर RBI की। और कंट्रीज़ के भी अलग अलग अपने मसाला बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि उन्हें मसाला बॉन्ड, जैसे हमारे इंडिया में मसाला बॉन्ड बोलते हैं तो चाइना में उन्हीं बॉन्ड्स को डिमसम बॉन्ड बोलते हैं, जापान में उसको समुराई बॉन्ड्स बोलते हैं और इंडोनेशिया में कोमोडो बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो चला ये पढ़ लेते हैं जो इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोई ये कंट्री की पहले इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात में लोकेटेड है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी है। ये फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, मतलब कि 4 माइक्रोसेकंड में अपडेट करती है, ठीक है। और ये यूरेक्स T7 के प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करती है। इट लॉन्च ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट। ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल प्राइमरी मार्केट प्लेटफॉर्म है दैट कनेक्ट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स विद इंडियन एंड फॉरेन इशूअर्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कमोडिटी इंडेक्सेस, ठीक है। देखो कमोडिटी इंडेक्सेस SEBI ने भी क्या किया है, स्टॉक एक्सचेंज को परमिट किया है कि हाँ वो अपने फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है? शेयर। देखो शेयर्स को आप फ्यूचर भी बोल सकते हो, इक्विटी भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, ये सबका नाम शेयर्स ही होता है, ठीक है। हाँ, तो SEBI ने अभी रिसेंटली परमिट किया स्टॉक एक्सचेंजेस को विद कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट टू इंट्रोड्यूस फ्यूचर्स ऑन इंडेक्सेस, ठीक है। देखो रेगुलेटर के पहले बात जो परमिशन थी वो क्या थी? द रेगुलेटर, हाँ ठीक है मैं काम, तो रेगुलेटर हैड अर्लियर परमिटेड कमोडिटी ऑप्शंस इन कमोडिटिव डेरिवेटिव मार्केट। अब डेरिवेटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी है, शेयर है, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट। देखो जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि वो फाइनेंशियल एसेट की क्या वैल्यू है या फिर उस इंडेक्स की क्या भी वैल्यू चल रही है। देखो कॉमन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जिसमें बॉन्ड्स होते हैं, कमोडिटीज़, करेंसीज, मार्केट इंडेक्स या स्टॉक्स। डेरिवेटिव में कौन कौन से हो सकते हैं? फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो ओनरशिप होती है डेरिवेटिव की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस एसेट का ओनरशिप हो गया। फ्यूचर्स क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी ऑन अ फ्यूचर डेट। वही यार कि आप कभी भी शेयर को अपना बेच ले सकते हो, ठीक है, किसी भी डेट पे, ठीक है। व्हेन द अंडरलाइंग एसेट इज़ अ कमोडिटी, अगर कोई अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी है तो हमें इसके क्या बोलते हैं? कमोडिटी फ्यूचर बोलते हैं। मेनली क्या होता है इसमें? क्रूड ऑयल हो गया, व्हीट, कॉर्न, गोल्ड, सिल्वर एंड नेचुरल गैस, ये सब है। ऑप्शन क्या है आपके पास? इधर टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ राइट टू बाय सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, ठीक है। तो ये वही बात है जो मेजर हमारे देख लो कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज कौन से इंडिया में आपको पता है? MCX है, जिसे हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। NCDEX है, दैट इज़ द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एक्सेट्रा और भी है, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं आज की पार्टिसिपेटरी नोट्स। देखो अभी ये देखा गया है कि जो इंडिया कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना,
पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, लो हो रही है, और 11 सालों में सबसे ज़्यादा लो हुई है जब हमने दिसंबर 2019 में देखा है। और जबकि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स का जो यूज़ है ना, वो 2017 से तो बिल्कुल डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, रीजंस क्यों है, मतलब इतना डिक्लाइन क्यों हो रहा है? पहली बात है, थोड़ा जो पी नोट्स है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के जो रूल्स हैं वो थोड़े टाइटनिंग है, मतलब कि स्ट्रिक्ट हैं, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा लिबरलाइज नॉर्म ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इक्विटी इन्फ्लोज इसमें बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं। जो इंडियन कॉर्पोरेट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं वर्स्ट हुई है। अब जरा देख लेते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है या अगर आप न्यू है, तो अगर आप इस न्यूज़ से थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना, तो अगर आप फिर उसके बाद कभी भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, ईजी पड़ेगा उस चीज़ को पढ़ने में। देखो, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ अंडरलाइंग, मतलब कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू क्या इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? रजिस्टर्ड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसके द्वारा इशू किया जाता है, ताकि आप ओवरसीज, मतलब किसी और फॉरेन कंपनी में क्या कर सको, इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेन, इंडिया तो उनके लिए फ़ॉरेन हो जाएगा, मतलब कि हमारे लिए अगर यूएस से फ़ॉरेन है तो यूएस से वालों के लिए इंडिया फ़ॉरेन है ना। तो अगर उन लोगों को मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वो जो चाहते हैं, हु विश टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग, बिना रजिस्टर किए क्या कर सकते हैं, वो इंडिया स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हैं, उनका पार्ट बन सकते हैं, देमसेल्फ विद SCBI डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल सिटी ग्रुप, DUS बैंक, ये कुछ हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करो तो इसका बेनिफिट क्या है? पहली बात ये है कि आप क्विक मनी असेस कर सकते हो इंडिया कैपिटल मार्केट में। ठीक है, आपको क्या किसी भी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस में नहीं पड़ना पड़ता। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टर्स का टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है SCBI के साथ। ठीक है, कंसर्न्स क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है? जो पी नोट्स हैं वो देखा गया है कि मेनली मिसयूज़ किया जाता है मनी को लॉन्ड्रिंग कराने के लिए। ठीक है, या फिर इलीगल एक्टिविटी को फंड करने के लिए। ठीक है, इस वजह से जो हेज फंड्स, मोर ओवर हेज फंड्स एक्टिंग थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स में इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी इन इंडिया एक्सचेंजेस। ठीक है गाइस, तो ये आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में उसको समझाने की आपको कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।